वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो बन गया, मगर अगर हम बात करें गुर्बत के आफरीत पर काबू की तो वो नहीं पाया जा सका। बदकिस्मती से आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुर्बत की लकीर के करीब या उससे नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अच्छा, कोरोना की वजह से हम जानते हैं कि बेरोज़गारी और गुर्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है और आलमी बैंक की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 80% गरीब आबादी देहात में बसती है और वहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी हैं। आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तालीम, सेहत और ज़िंदगी बसर करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे ही महरूम। जबकि अगर पिछले 2 बरसों की बात कर ली जाए तो उसमें बढ़ते हुए अफरात ज़र, खुसूसन अशय खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से भी मज़ीद लाखों अफराद गुर्बत के करीब पहुँच गए हैं। और फवाद जोई साहब कहते हैं कि देहात में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं, वहाँ पर उनकी आमदनी बढ़ी है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको महंगाई महसूस ना हो रही हो तो अपनी आमदन को बढ़ाएं। तो खैर, ये एक रिपोर्ट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक देहात में सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। मुल्क से इस कमर तोड़ गुर्बत का खात्मा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन नामुमकिन तब नहीं होगा कि जब हम कुछ कोशिश कर रहे होंगे, हमारी कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी होंगी। जिस तरह से उस दिन भी हम बात कर रहे थे इकरा कि आप देहात से इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद घर आपके जो होते हैं या सूबाई दारुल-हुकूमत में होते हैं या वफाकी दारुल-हुकूमत में होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं और अपने इलाकों के ऊपर उस तरह से फोकस ही नहीं कर रहे होते, वापस नहीं जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हालात कैसे बेहतर होंगे। वहाँ पर नालियाँ बनवा दें, आप सोलिंग लगवा दें गलियों के ऊपर, वही सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ उनके लिए होता है कि इनको हमने इस तरह से फैसिलिटेट कर दिया, हालांकि और उस चीज़ पर वोट भी पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा हमजा, उन लोगों को उनकी सोच नहीं ना दी जाती वो वाली, इसीलिए फिर उनको वोट इसी वजह से पड़ रहे थे कि जिन्होंने गली मोहल्ले में जिनकी काम करा दिए वही उनके लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर उनको वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो फिर उनकी सोच भी वैसे ही हो जाएगी। खैर, हम अगर बात करें गुर्बत के ख़ात्मे के लिए तो हमें समाजी मंसूबों में ज़्यादा सरमायाकारी करते हुए 3 बुनियादी जो मैदान है, यानी कि आबादी में इजाफे, तालीम और टैक्स वसूल करने के निज़ाम पर तवज्जो देने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अच्छा, गुर्बत में कमी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बढ़ती हुई आबादी और तालीम की कमी की वजह से जल्दी हम एक पुरतशद्दुद समाजी बहरान का शिकार भी हो सकते हैं और ज़्यादा जो बेरोज़गार हैं वो हम पैदा कर रहे होंगे। हम ऐसे लोग पैदा नहीं कर रहे होंगे जो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हो। इसी पर हम बात करेंगे। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुफ्ती साहब, गुर्बत की बात कर ली जाए, गुर्बत में मौजूदा निज़ाम का कितना कसूर है, हमारी पॉलिसीज़ का कितना कसूर है और अवाम का अपना कितना कसूर है? बहुत शुक्रिया। 3 बड़े मसले हैं पाकिस्तान की मईशत के और उसकी पॉलिसी के, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पहली बात यह है कि आपका बजट जो है वो एक्सपेंडिचर बेस्ड है। आप सारा उठाकर देख लें, उसमें सिर्फ अखराजात पर बात की जाती है, इसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत डाला भी जाता है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब बजट डेफिसिट बढ़ता है तो आप सबसे पहले PSDP में से बजट निकालते हैं। तो एक तो यह है कि इस थिंकिंग को आपको बदलना पड़ेगा। दूसरा, जो आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं वो उसको आप एक पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत सेंट्रलाइज्ड है। आप MNA MPS के जरिए डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहिए होता है। और सारी दुनिया कि जब तक मकामी हुकूमतें नहीं होती जो बहुत ग्रास रूट पर मोहल्ले गली बस्ती के अंदर जाकर लोगों के मसलों को देख कर उसको हल करें, तो बजट वहाँ खर्च होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत आप लगाते हैं वो उसमें जो लीकेज है वो कम से कम हो जाएगी अगर आप लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए, एक इफेक्टिव इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए ये पैसा लगाएंगे। तीसरी बात ये है कि आपने अभी तक चैरिटी अप्रोच रखी है कि आप थोड़ा बहुत गरीबों के लिए मदद करते हैं, कैश ग्रांट्स वगैरह। ठीक है, ये एहसास होने चाहिए, लेकिन इसको आपने जोड़ना है एम्प्लॉयमेंट के साथ। इसको आपने जैसे खुद कहा जोड़ना है प्रोजेक्ट के साथ, इसको आपने जोड़ना है हेल्थ एंड एजुकेशन के प्रोजेक्ट के साथ। तभी ये देखिए, पाकिस्तान की पॉवर्टी मल्टी इंडेक्स पॉवर्टी है। पाकिस्तान सिर्फ न्यूट्रिशन पॉवर्टी का शिकार नहीं है। पाकिस्तान चंद मुल्कों में से है जिनमें मल्टी इंडेक्स पॉवर्टी है, यानी आप फूड में भी गरीब हैं, आप हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी में भी गरीब हैं, आप वाटर में भी गरीब हैं, आप शेल्टर और हाउसिंग में भी गरीब हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपकी गुर्बत एक तरफ से हल नहीं होगी। बिल्कुल, आपको हर तरफ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जो दुनिया के सक्सेसफुल 5 बड़े मॉडल हैं पॉवर्टी एलिवेशन के, उनसे सीखिए आप।
देखिए चाइना का मॉडल मैंने बहुत दफ़ा इस पर बात की है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे दी गई, शेल्टर कैसे बनाए गए, और ऐसे ही नहीं 88% गरीबों को उन्होंने बाहर निकाला गुर्बत से। फिर ब्राज़ील का मॉडल है, उसमें भी उन्होंने यही किया कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को डेवलप किया है। मलेशिया का मॉडल है और मलेशिया के मॉडल के अंदर उन्होंने माइक्रो फाइनेंस भी किया, उन्होंने कैश ग्रांट्स भी दी, लेकिन उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। पाकिस्तान असल में देखिए, मैं आपको एक एडवाइस आज करना चाहता हूँ इन हुकूमतों को कि देखिए आप सारा पैसा अखराजात पर लगा रहे हैं, आप उनके फ्यूचर के लिए, अभी आपने बात कही कि नौजवानों की तरक्की के लिए आप नहीं लगा रहे, देहातों की तरक्की के लिए नहीं लगा रहे, जहाँ पर इस वक्त भी पाकिस्तान की पॉवर्टी की 80% आबादी देहातों में रहती है, वहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, वहाँ आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। सो करने की बात यह है कि आप सारा जो तरक्की का मॉडल है वो देहात की तरफ लेकर जाएं। आप जो शहरी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और ये वही हैं जो देहात से माइग्रेट करके गुर्बत की वजह से शहरों में आ जाते हैं और यहाँ मज़ीद गुर्बत के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है अगर यकीनन तवज्जो देनी होगी। और इरफान मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने लोकल गवर्नमेंट की बात की, उसमें भी यही होता है कि जो इख्तियारात है निचली सतह तक जाएंगे तो ही चीज़ें जो है मामला जो है बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह इख्तियारात निचली सतह तक आ ही नहीं रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें मौजूदा निज़ाम की, तो इसके ज़रिए हम क्या गुर्बत मिटा सकते हैं, हम चीज़ों को बेहतर की तरफ लेके जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौजूदा निज़ाम के ज़रिए आप गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। आपको गरीबों के नुमाइंदे ही लाने पड़ेंगे। देखिए दुनिया में एक बड़ा अहम फलसफा है कि गुर्बत के माहिर गरीब खुद होता है, गुर्बत का माहिर अमीर नहीं होता, या आपको बाहर से आया हुआ टेक्नोक्रेट नहीं होता। गुर्बत को ख़त्म करने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी गरीब खुद बनाता है और देता है। तो अगर आप गरीबों के नुमाइंदों को मुंतखब करके नहीं लाते और उनको इख्तियार नहीं देते कि वो जाएं अपने इलाकों में तरक्की के काम खुद करें, तब तक ये गुर्बत का मॉडल हल होगा। तो आपको लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट एक बिल्कुल नेबरहुड और विलेज और एक रेवेन्यू विलेज के लेवल तक लोगों के नुमाइंदों के जरिए तरक्कियात करने का नाम है, जिसमें आप खवातीन को डालते नहीं है, जिसके अंदर आप मजदूर किसानों को डालते नहीं है, तो आप कैसे गुर्बत खत्म करेंगे? सो दुनिया ने सीखा है कि गुर्बत को खत्म करना है तो गरीबों की सोच के जरिए उनके तरीक़ाकार के तहत ही किया जा सकता है जो उनकी ज़रूरियात हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जिनको जो तरक्की चाहते हैं, वो लोग हैं जिनकी तरक्की ज़रूरत है, जिनकी तरक्की गुर्बत ख़त्म करना उनकी ज़रूरत है, उनसे तो आप बात नहीं करते, उनके ऊपर तो आप इन्वेस्ट नहीं करते। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट अर्बन बेस्ड है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट है एक ख़ास एलिटिस्ट एरिया के अंदर ही आप इस्तेमाल करते हैं। गुर्बत के इलाके आप जाकर देखिए, सिंध में, सदर्न पंजाब में, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान तो तकरीबन 80% गुर्बत के उसमें है। हमने कितना उन लोगों के पास गए हैं या उनको इख्तियार दिया है कि जाइए आप अपने फंड खुद खर्च करें और अपने इलाके की तरक्की करें। सो मुझे ये लगता है कि इस सियासी मॉडल से तो ये हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इरफान मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमें देहात की जानिब अपने फोकस को उधर घुमाने की ज़रूरत है। उधर फोकस करें, उधर देखें कि क्या मसाइल हैं असल में। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गरीब आदमी ही जानता है कि गरीब आदमी के मसाइल क्या हैं और फिर ही पॉलिसीज़ बेहतर भी बन सकती हैं। बिल्कुल ऐसे, तभी हमारी जो है सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही होगी। अब हमने कुछ बात करनी है हर शख्स के मसले की। सर्दियों के साथ ही ये मसला जो है फिर से सर उठा लेता है या हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। वैसे हमजा, हम फोकस नहीं करते, मुझे तो मसला वाकई में ज़्यादा सर उठाता है। ऊपर से ख़ास तौर पर अगर हम देखें ना तो 2 दिन बाद ही बालों में वो उस तरह की चमक धमक रहती नहीं है, गायब हो जाती है। तो खूबसूरत और चमकदार जो बाल है, सेहतमंद बाल, हर एक ही की ख्वाहिश होती है और इससे जो है वो शख्सियत में, एतमाद में भी इजाफा होता है इंसान की। और लेकिन मौसम, जिस तरह से हम लोग ने बात की कि मौसम सर्दी का है, चेंज हो रहा था, तो ऐसे में फिर बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, या फिर कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था कि उनके बाल चिपकना शुरू हो जाते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आमतौर पर कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे बाल जो है ना वो खुरदरे से हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। ये भी कहते हैं ऑयली हो जाता है कोई बाल ना, इस तरह ये भी कह रहे होते हैं कि हमें ऑयल तो हमें तो हफ्ता अगर हम ऑयल लगाते नहीं है तो फिर बालों में ऑयल कहाँ से आ जाता है सर्दियों में। ये भी उनको बड़ी ज़्यादा मसला हो रहा होता है। और बालों की लंबाई की अगर बात करें, ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है कि जो उनके लंबे बाल हों, मजबूत हों और सेहतमंद हों, लेकिन उनके लिए फिर हमें विटामिन से भरपूर खुराक का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या हम गलतियां कर रहे होते हैं सर्दियों के मौसम में कि हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अब हम क्या तब्दीली फ़ौरी तौर पर लेके आएँ कि शायद हम इस परेशानी से
बच सकेंगे, यही हमने जानना है। हमारे साथ डॉक्टर आयशा चौधरी मौजूद, हमारे इमराज हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये वाकई सर्दियों में मसाइल बढ़ जाते हैं या हमारा फोकस थोड़ा सा बढ़ता है? नहीं, बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम विंटर्स में बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाल धो रहे होते हैं। तो ये और ये सबसे जो मेन रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है वो ये है, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हम बड़े मज़े से नहा के बाहर आते हैं लेकिन वो स्किन के लिए ठीक है, लेकिन स्किन भी आप नोट करेंगे कि ज़्यादा गर्म पानी से ड्राई होती है। ठीक है, वो उसको हम इतनी लिफ्ट नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज कर लेते हैं। बाल जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और जिसके ऑलरेडी एक बेस लाइन पे चल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं है, तो उसको तो एक हल्का सा चाहिए होता है कि वो कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैक्टर आए जो उन बालों को मज़ीद ख़राब कर दे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आती है सर्दियों में वो टेम्परेचर है। अच्छा। पानी का जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं तो यही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि बाकी बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहा लें, लेकिन बालों के लिए थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि बहुत ठंडा ना हो कि ये ना हो गए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप बीमार होकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा कम गर्म पानी, नीम गर्म पानी बालों के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे दें अपने उस इंजॉयमेंट की जो आपने गर्म पानी से लेनी। सबसे अहम फैक्टर है। डॉक्टर आयशा, ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसकी भी यही वजह हो रही होती है? अच्छा, जो बालों के गिरने की वजह विंटर्स नहीं है, उसमें ये होता है कि बालों के गिरने की तो बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि कोई भी स्ट्रेस आती है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसीज आ रही हैं, आप फॉर एग्जांपल जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, बॉडी एक बहुत बड़ी इवेंट में से गुजरी होती है, तो वो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। या इवन कि आप पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे टाइफाइड हुआ है और पूरे के पूरे बाल गिर रहे हैं, और एक पेशेंट्स इतने गुच्छे लेके आ रहे हैं हाथों में ना, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोविड के बाद गिर रहे हैं, डेंगू के बाद गिर रहे हैं, क्योंकि ये सारी स्ट्रेसेस हैं और हमारी स्किन इसी तरह रिएक्ट करती है कि अब मुझे मतलब हमारी बॉडी स्किन के थ्रू रिएक्ट कर रही है कि थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ख्याल रखो, बाल गिर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी इनसाइड द बॉडी जिसे हमें पूरा करना है। ठीक है डॉक्टर आयशा, अगर हम विटामिन्स की बात करें, खुराक की बात करें, कोई असर होता है बालों पर उसका? बिल्कुल होता है। इवन के जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जैसे ही शायद आप लोगों को कभी एक्सपीरियंस किया हो, मेरा जब थोड़ा सा वेट गेन होता है मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि जब आप एक डेफिशिएंट स्टेट में जा रहे हैं तो आपकी सारे ऑर्गन्स को कम खुराक मिल रही है, इंक्लूडिंग योर हेयर नज़र आते हैं, अंदर वाली चीज़ें तो नज़र नहीं आती हैं, आपके लिवर और वो किडनी वगैरह। तो उसमें कि जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जैसे वो डाइट छोड़ते हैं तो उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देती है, ऑल्दो कि वेट गेन तो होता है, लेकिन जिल्द भी चमकदार हो जाती है, बाल भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। तो इसका तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, आपकी डाइट का जो आपके बालों पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अच्छा, जिन लोगों के बाल अब चले गए हैं, डेफिशिएंसी हो गई, अब आगे से कुछ लोगों को होता है कि फ्रंट जो है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, माथा इतना बड़ा हो जाता है और जी बाल नहीं होते, तो कोई और भी तरीके हैं जदीद तरीके कुछ इस तरह के कि भाई अब ये इतनी खुराक भी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हम मोटे हो तो फिर हमारे बाल अच्छे हो, तो हम वो कहते हैं कि हम लोग स्मार्ट भी रहें और हमारे बाल भी अच्छे, कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम उसके ज़रिए बाल जो है वो ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। उसमें हम ये करते हैं कि हम ओवरऑल पेशेंट को ये कहने के बजाय कि आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करें और अपने आप को ओवरऑल मतलब आप अच्छा ना लग रहे हो, आप एक डिस्मॉर्फिक स्टेट में आ गए, हम लोकलाइज्ड वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प के अंदर, सर के अंदर, जिसको हम PRP बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, तो वो उसका ये होता है कि उसका पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम सर के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे सेशंस होते हैं और डर्माटोलॉजिस्ट ही करते हैं यूजुअली। तो उसमें फिर अलॉन्ग विद दैट प्रोसीजर जो इंटरवल होता है बीच में, उसमें भी मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस हम देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी डाइट इतना मुतासिर नहीं हो रही, आपका वेट इतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपके बालों की जो न्यूट्रिशन है ना, उसको हम उसी जगह पे उनको ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। तो इट्स क्वाइट गुड एंड सेफ प्रोसीजर। अच्छा, और ये हर मतलब के मसले के लिए ठीक है अगर आपके बाल गिर रहे हैं या नहीं, ये भी आपका डॉक्टर ही बताएगा कि जी कि आपको PRP की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस में ये PRP से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रिशन मिल रही है ना बालों को, ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं वहाँ की। अब किसी भी जगह बॉडी में जैसे कहीं चोट लगती है फॉर एग्जांपल, तो ये कहते हैं कि अगर फेस पे चोट लगेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा है रादर देन कि आपके हाथों पैरों पे लगे। तो सिमिलरली अगर हम, क्योंकि जो PRP है वो आपके अपने ब्लड से ही बनती है, तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। अच्छा, गिरे हुए बाल भी वापस आ जाते हैं PRP से? PRP जो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैं अपने पेशेंट्स को खुद भी
पहले काउंसल करती हूँ कि ये हेयर फॉल को रोकने का प्रोसीजर है मेनली। ओके। आप टाइम बाय कर लेते हैं कि आपका जो 5 साल में आपने जितना बाल्ड होना है आप 10 साल में होंगे उतना। जो आपके बालों में जान आ जाती है, शाइन आ जाती है, लग रहा होता है कि आप कुछ या तो कुछ खा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। और तीसरी चीज़ है फिर हेयर ग्रोथ। अगर अभी मुकम्मल तौर पे वो एरिया मतलब गंजापन नहीं हुआ, वहाँ पे बाल्डनेस नहीं आई, तो फिर हेयर ग्रोथ भी होती है। अच्छा। लेकिन इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा अच्छा। इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं लाजमी पेशेंट को बताती हूँ बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन लेवल एक रियलिटी बेस्ड होना चाहिए ना, वरना आप अपने डॉक्टर के ऊपर भी ट्रस्ट लूज कर देते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली, इट इज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एंड आल्सो थेराप्यूटिक एज वेल बिकॉज आपके बालों में ना हेल्थ आ जाती है, इससे जान आ जाती है। अच्छा, ये जो ऑयलिंग का क्या करना है कि वो ऑयलिंग के हवाले से होता है कि जी कि ज़्यादा ऑयलिंग करें सर्दियों के अंदर, बालों को ज़्यादा तेल लगाएं तो उससे कुछ बाल बेहतर हो जाते हैं, और उसकी गलत प्रैक्टिसेस क्या हैं? अच्छा, ऑयलिंग में ये है कि ऑयलिंग करती क्या बेसिकली, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि संडे को एटलीस्ट तेल लगाना है बालों में, जो कि अब तो नहीं लग पाता संडे को भी। उसमें ये कि हम जब भी ऑयलिंग करता है कोई, मदर्स कर रही होती हैं बच्चों की, जो भी उसमें मसाज कर रही होती हैं सर में, तो वो मसाज ब्लड फ्लो बढ़ा रहा होता है। यानी कि इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है तेल लगाने की या ऑयलिंग की, कि जब वो मसाज करती हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ की अच्छी हो जाती है, और उसकी वजह से फिर बालों को वही वाली चीज़, जैसे उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। इसमें डायरेक्टली ऑयल का बहुत ज़्यादा एज सच लिंक नहीं है। अच्छा। मसाज का है। लेकिन वही बात कि मसाज भी एक इंसानियत की हदूद में रह के करना होता है। वो जो एक जल्जला आता है ना बालों में, जिससे कोई 100-200 बाल वैसे ही गिर जाते हैं, वो नहीं, ज़रा नरम हाथ से मसाज करना है ताकि सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़े। उसका जो मेन पर्पस है ऑयलिंग का वो मसाज होता है। ऑयल खुद भी खैर उसको लुब्रिकेट करता है बालों को, लेकिन वो 2-3 घंटे के लिए ऑयल लगाना ठीक है, लेकिन जो ओवरनाइट लगा के रखना है उससे फिर पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, वो ठीक प्रैक्टिस नहीं है, वो ठीक प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी बताइएगा कि कुछ मतलब विटामिन वगैरह होते हैं, क्योंकि लोग, अब मैंने भी बताया वेट गेन करने के हम मूड में नहीं होते, भी नहीं होते। जैसे विटामिन होते हैं वो कुछ ऐसे ले सकते हैं जिनसे बालों की जो ग्रोथ है वो ठीक हो, जो बाल गिरे भी ना। एग्जैक्टली। इसमें ना यूजुअली हमारे सब एशियंस में जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसमें जिंक हम बिल्कुल नहीं लेते अपनी डाइट में। अब कोविड की वजह से कुछ अवेयरनेस आई है लोगों में, क्योंकि कुछ कमर्शियल्स भी आना शुरू हुई हैं कंपनीज की कि जिंक लें। इसके अलावा बायोटीन जो है वो, इसके अलावा आयरन, इसके और विटामिन डी। विटामिन डी बहुत अंडररेटेड है इस कॉन्सेप्ट में। हमें लगता है कि सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली 3-4 चीज़ें जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा अगर आप बना लें रेगुलरली, और जहन में ये रखें कि इन्होंने ओवरनाइट चेंज नहीं करना। जैसे पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे तो 10 दिन हो गए लेते हुए, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर ये कि वो 3 मंथ्स एटलीस्ट, क्योंकि हम बहुत ही ना मिनिमम क्वान्टिटी में उनको दे रहे होते हैं, इसको बहुत कैलकुलेटेड वे में देना होता है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें और इससे बेहतरी आ जाती है। ठीक है, इसको शामिल भी करें और फिर इंतज़ार भी करें ताकि बेहतरी आ जाए। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका सुबकिस्तान का हिस्सा बनी। उन्होंने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप लोगों ने जो है ना बाल नहीं धोने, थोड़ी सी गलती हम लोग सारी कर रहे होते हैं, जिसके बाद हम सारे परेशान भी होते हैं, पता नहीं सर्दियों में क्या हो जाता है। तो गलती हमारी अपनी ही होती है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।